वेलकम टू द योर ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राकेश शेखावत। आज हम पढ़ेंगे द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन बेसिकली एक अमेरिकन पोइट है एंड ये जो है ज़्यादातर फेमस हुए थे इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, जब उनकी जो पब्लिकेशन थी जिनमें उनकी बहुत सारी पोएम्स दैट इज द ड्रीम सॉन्ग्स वो बेसिकली पब्लिश हुई थी। तो उन्हीं की ये पोइम है द बॉल पोएम। सो इससे पहले कि मैं आपको इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूं, मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूँ। ये जो पोइम है ये बात कर रही है कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें बहुत दुख होता है, चाहे किसी का लॉस हो, चाहे किसी का रिलेशनशिप का लॉस हो। इन सारी चीज़ों पे हम किस तरीके से स्टैंड अप करते हैं, कैसे हम अपना एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, वही हम इस पोइम के थ्रू ये पोइट बताना चाहता है। सो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल लिया है एक छोटे से बच्चे का जिसकी बेसिकली एक बॉल जो उसकी है खेलते खेलते पानी में गिर जाती है एंड देन वो बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो वहाँ पर खड़ी होकर उसको देखता रहता है, डेस्परेटली वो सोचता रहता है कि बॉल मेरे पास वापस आ जाए। और वहीं दूसरी तरह ये जो पोइट है वो भी कुछ दूरी पर वहाँ पर खड़े होकर देखते रहते हैं, उस बच्चे को भी देख रहे हैं, उसके एक्सप्रेशंस को भी देख रहे हैं किस तरीके से उनकी बॉल पानी में गिर चुकी है। ये पोइट सोचता जरूर है कि उसके लिए एक नई बॉल लाकर दे दे, लेकिन फिर वो सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं इसको नई बॉल लाकर नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको एक नई बॉल लाकर दे दूंगा तो डेफिनेटली इसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होगी। एंड ये तो सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक थिंग है इसकी लाइफ में। आगे आगे इसकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होने वाले हैं जहाँ पे किसी का भी लॉस, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो उसको डेफिनेटली कोप अप करना पड़ेगा। एंड इसके लिए बेटर होगा कि ये छोटी सी उम्र में सीख जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन समरी एंड देखते हैं इसके जितने भी पोएटिक डिवाइसेज हैं वो सब देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टार्ट। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज ही टू डू? आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. So ये जो 4 लाइन्स है बेसिकली इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि ये जो बच्चा है वहाँ पे ऑलरेडी हमने एस्टेब्लिश चीज़ देखी है सिनेरियो कि किस तरीके से इन्हें पता है कि ये जो बच्चा जो बॉल के साथ खेल रहा था एंड इसकी जो बॉल है वो पानी में जा चुकी है। सो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अब ये बच्चा क्या करेगा। What is the boy now? अब इसे कैसा फील हो रहा है, अब ये बच्चा क्या करेगा? इसकी जो फेवरेट बॉल है जिससे वो खेलता है वो बेसिकली पानी में गिर चुकी है। What is he to do? क्या करेगा वो? एंड पोइट कहते हैं कि I saw it go। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पोइट इससे थोड़ी सी दूरी पर खड़े हैं और नोटिस कर रहे हैं कि वहाँ पे जो भी बात हो रही है उसको नोटिस कर रहे हैं। सो मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली आउट। अब देखो यहाँ पे कि वो एक लिटरली डिवाइस यूज कर रहे हैं। लिटरल डिवाइस क्या है ये मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने बॉल को बेसिकली एक ऐसे ट्रीट किया जैसे हम बेसिकली इनएनिमेट थिंग को नहीं करते हैं। और जो बॉल है वो इनएनिमेट थिंग है, लेकिन बॉल तो मैरीली नहीं उछल सकती है। लेकिन फिर भी पोइट ने यहाँ पर इस तरीके से बताया है, एक हैप्पी सीन क्रिएट किया है कि खुशी से उसकी जो बॉल थी वो डाउन द स्ट्रीट बेसिकली बाउंस कर रही थी और एकदम से वो पानी के अंदर जा गिरी। नेक्स्ट ही सेज दैट नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। सो अब अगेन ये नेक्स्ट 4 लाइन्स उसमें पोइट क्या कह रहा है कि अगर इस बच्चे को मैं ये बात बोल देता हूँ कि यहाँ और भी बहुत सारी बॉल तुम्हें मिल सकती है, खेलने के लिए खेल सकते हो, तो क्या उसका कोई फायदा होगा? अब देखो हम सबके बचपन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती जो हमें बहुत प्यारी होती, चाहे हमारा कोई टॉय हो तो वो ही हमें चाहिए होता है, हम उसी के साथ खेलना होता है। सो हमें उसके जैसे चाहे मार्केट में कितने भी टॉयज मिल जाएं, लेकिन हमें वो स्पेसिफिक टॉय पसंद है तो हम उसी के साथ खेलते हैं, हम उसी के साथ अपनी मेमोरीज क्रिएट कर लेते हैं और उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो सिमिलरली ये सिचुएशन हम जब बड़े हो जाते हैं तो सेम चीज होती है, सेम इंस्टेंट हमारे साथ होता है। जैसे हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है जो इररिप्लेसेबल होता है, चाहे कितने भी और लोग क्यों ना हो हमारे आसपास में, लेकिन हमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ लगता है? उसी इंसान के साथ लगता है।
तो यही इसके दो मतलब है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस बच्चे के पर्सपेक्टिव में। ये एक बच्चा है, इसके लिए ये बोल सब कुछ है। एंड जब हम बड़े हो जाते हैं, सिमिलरली हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस होते हैं जहां पर जो हमें चाहिए होता है वो हमें चाहिए। ऐसे नहीं होता कि हमें बाजार में देखते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं, इतने सारे लोग हैं, हमें वो एक इंसान से ही क्यों इतनी अटैचमेंट है। ये सारी चीजें हम बेसिकली बचपन से ही सीखते हैं। सो यही कह रहे हैं, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉल। ये जो छोटा सा बच्चा है ऑब्वियसली ये ग्रीफ में है, ग्रीफ मतलब पेन में है, दुख में है, उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि उसकी जो बॉल है वो पानी के अंदर जा चुकी। तो अब ये जो बच्चा है बहुत ही आराम से साइड में खड़ा है और देख रहा है उस बॉल को। एज ही स्टैंड्स रिजिड, तो इसमें पोइट ये कह रहा है कि जो लाइन्स, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ही स्टैंड्स रिजिड। अब ये बच्चा जो है ऐसे खड़ा है जैसे इसको कोई शौक लग गया हो। सो ये वैसे ही वहां पर खड़ा है इन द ग्रीफ एंड रिजिड है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, बहुत स्टिफ है, ट्रेम्बलिंग है। ऑब्वियसली इसको बुरा लग रहा है। इसकी सारी की सारी जो मेमोरीज हैं वो उस बॉल के साथ अटैच थी, वो किस तरीके से उस बॉल के साथ खेलता था एंड कितना अच्छा टाइम स्पेंड करता होगा। तो ये जो मेमोरीज है उससे जो अटैच है वो बच्चा उनको सेव कर रहा है, उनको रिकॉल कर रहा है, उनको सीवर कर रहा है वो बच्चा। एंड उसके बाद स्टेयरिंग डाउन, और उसके बाद की जो लाइन है, ऑल हिज यंग वेल्स इनटू द हार्बर वेयर। हार्बर क्या होता है? बेसिकली हार्बर एक ऐसी जगह होती है जहां पर शिप्स वगैरह आकर खड़ी होती हैं, बंदरगाह। तो डेफिनेटली सी बात है जब अगर वो पानी के पास खेलेगा तो पानी में बॉल तो जाएगी। इसलिए अब उसके यंग डेज में जब ये बॉल उसके पास आई होगी, जब नई नई बॉल उसके पास आई होगी, उसके साथ तो बच्चा खूब खेला होगा, बहुत सारी मेमोरीज होंगी, दोस्तों के साथ खेला होगा, मैं भी अपने सिबलिंग्स के साथ खेला होगा। तो इतनी सारी जो मेमोरीज थी, इतने सारे जो ब्यूटीफुल डेज थे जो उसने स्पेंड किए थे, अब वो इस बॉल के साथ पानी के अंदर जा चुके हैं। सो यही बता रहे हैं पोइट इस लाइन्स में। नेक्स्ट इज, I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in the word of possessions. अब ये जो 4 लाइन्स है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं मैं भी आपको बताऊंगा, पहले समझते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब होता है इंटरफेयर। मैं उसको जाकर उसकी ये जो मोमेंट जिसमें वो लिव कर रहा है, वो ग्रीफ को महसूस कर रहा है, उसको दुख है कि उसकी बॉल गिर चुकी है, ये जो मोमेंट है ये मैं जाकर उसको छेड़ूंगा नहीं, मैं उसको कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ए डाइम अनोदर बॉल इज वर्थ। ए डाइम जो होती है वो करेंसी होती है बेसिकली। अगर मैं उसको दे दूंगा, उसको पैसे दे दूंगा, नई बॉल दे दूंगा, तो वो वर्थलेस है। वर्थलेस क्यों है? क्योंकि उस बच्चे को तो वो ही बॉल चाहिए, उसकी मेमोरी तो उसी बॉल के साथ अटैच है, बाकी सारी बॉल से तो अटैच नहीं है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। सो वो यही कहते हैं कि एंड जो लाइन है, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको क्यों लगता है यहाँ पे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी यूज किया है पोएट ने? देखिए कि उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कहा है क्योंकि उसके हिसाब से अगर खेलना है तो उसका ध्यान भी रखना है उसको। बिल्कुल उस बच्चे की गलती है कि वो खेल रहा था पानी वाली जगह के पास में। सो डेफिनेटली उसको बॉल जो थी पानी में गिरनी ही थी। सो यहाँ पर पोइट उसको इसीलिए इंटरफेयर नहीं कर रहा क्योंकि उनको पता है कि जब तक इस बच्चे को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं चलेगी टुवर्ड्स द थिंग्स, चाहे वो बॉल क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा बच्चा क्यों ना हो, या उसका रिलेशन क्यों ना हो, जब तक उसको समझ नहीं आएगा कि लाइफ में हमें किस तरीके से किस सिचुएशन को कैसे डील करना है, दैट इज वाई वो उसको कुछ नहीं कहता। बिकॉज हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने को वॉचफुल रहना है, कि केयरफुल रहना है इन द वर्ड ऑफ पजेशंस। अब पजेशंस का यहाँ पर मतलब क्या है? पजेशंस का मतलब होता है बिलोंगिंग्स, स्वामित्व। यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक थिंग, तो इस वर्ड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तो मेटेरियलिस्टिक हैं जो हम सबको पसंद आती। ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद नहीं आती, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ ना कुछ चीज अवश्य पसंद आती है, लेकिन इक्वली रेस्पॉन्सिबल है हमारे पास उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होना जरूरी है कि सेम चीज जो है वो
अगर हम अपने रिलेशंस में भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करते हैं तो भी सेम चीज हो सकती है, तो भी जो हमारे रिलेशनशिप है वो हमसे दूर हो सकते हैं। सो यही वो मैसेज है जो पोइट हमें देना चाहता है इसके थ्रू। नेक्स्ट है, pupil will take balls will be lost always, little boy, and no one gives a ball back. Money is external, he is learning well behind his desperate eyes. इसमें इन्होंने बोला है कि जो नेक्स्ट 4 लाइन्स है इनमें क्या कहता है कि पीपल विल टेक बॉल्स एंड जो बॉल्स है विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो यहाँ पर जो बॉल है ये सिग्निफाई कर रहा है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई नहीं कर रही है, बल्कि वो कह रहे हैं कि जो सारे रिलेशनशिप्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं, जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसे समझ में आता है कि हमसे कोई भी चीज जो भी है वो कभी भी हमसे छीनी जा सकती है। एंड इन सब चीजों को समझने के लिए उसके पास एक एक्सपीरियंस होना या रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मनी इज एक्सटर्नल, अगर मनी की बात है तो मनी एक्सटर्नल है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, मतलब चाहे चलो ठीक है उसकी बॉल पानी में गिर गई, चाहे वो ग्रीफ स्ट्रिगन क्यों ना हो, मे बी बिहाइंड द डेस्परेट आइज। उस डेस्परेट वर्ड क्यों यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि ये बच्चा डेस्परेट है यहाँ पर, क्योंकि वो सोचता है कि उसकी बॉल उसके पास वापस आ जाए। तो यही पॉइंट कह रहा है कि मनी की तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चा ये सीख रहा है कि उसको खास रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप कह सकते हैं कि उसको रियलाइज हो रहा है कि मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी और आगे जाकर इसको ऐसी अगर कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में दी जाएगी तो उसके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा उसकी रियलाइजेशन। सो यही वो कहते हैं कि डेस्परेट का मतलब यहाँ पर यही है। नेक्स्ट, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहना चाहता है, सबसे पहले एपिस्टेमोल क्या कह रहा है कि एक ब्रांच होती है, आप कह सकते हैं फिलोसफी की ब्रांच है, जहां पर किसी चीज की नॉलेज होने की बात कह रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉर्म्स, यानी नॉर्म्स की जो नॉलेज है उसको बेसिकली इस बच्चे को लर्न होनी चाहिए। अगर हम किसी चीज को खोते हैं तो किस तरीके से फील होता है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, क्या ग्रीफ फील होता है, ये सारी चीजें जो हैं इस छोटे से बच्चे को सीखनी चाहिए और वो सीख रहा है। और फिर कह रहा है हाउ टू स्टैंड अप। तो क्या कह रहा है कि चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आए, लेकिन हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं इंस्टेंसेस आते हैं जहां पर उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि उनको लगता है कि हम कभी इन चीजों से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन बेस्ट बात ये होती है कि सब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं, अपने लिए वो स्टैंड अप कर जाते हैं। और यही वो कह रहे हैं कि एंड मोस्ट वुमेन डेज, तो लोग इसी दौरान में बचपन से लेकर जब बड़े हो जाते हैं तो इन छोटे छोटे इंस्टेंसेस से वो दूर हो जाते हैं, इनसे ही वो सीखते हैं, इनसे उनको एक्सपीरियंस आता है अपनी लाइफ को आगे जीने के लिए, वो इन एक्सपीरियंसेस से अपने उदाहरण लेते हैं। सो यही जो मैसेज है पॉइंट दे रहा है इस पॉइंट